इकाई 2। काव्य के तत्व एवं शब्द शक्तियों का परिचय। परिचय। काव्य वह वाक्य रचना है जिसमें चुने हुए शब्दों के द्वारा कल्पना और मनोभावों को पिरोया जाता है। काव्य छदबद्ध रचना है। काव्य का शाब्दिक अर्थ होता है काव्यात्मक रचना अथवा कवि की कृति। काव्य के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए सर्वप्रथम उसके बाह्य एवं आंतरिक स्वरूप को जानना आवश्यक होता है। काव्य के बाह्य स्वरूप के अंतर्गत आने वाले तत्व हैं लय, तुक, छंद, शब्द योजना, चित्रात्मक भाषा और अलंकार। इनके अतिरिक्त अनुभूति की तीव्रता, अनुभूति की व्यापकता, कल्पनाशीलता, रसात्मकता एवं सौंदर्यबोध तथा भावों का उदारीकरण काव्य के आंतरिक तत्व कहलाते हैं। इनमें मुख्य रूप से अनुभूति व भावों की प्रमुखता होती है। कवि चिंतनशील और संवेदनशील प्रवृत्ति वाला होता है। वह अपने विचारों और अनुभवों को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। जब कवि के हृदय में काव्य के तत्व भाव तत्व, कल्पना तत्व, बुद्धि तत्व और शैली तत्व का समावेश होता है तब उसमें काव्य के माध्यम से मनोभाव प्रस्फुटित होते हैं। काव्य रचना करने के लिए इन चारों तत्वों को अत्यंत आवश्यक माना गया है। शब्द और अर्थ को विशिष्ट समष्टि काव्य है। सदाकारिता या रस व्यंजकता शब्दार्थ युगल में ही रहती है। इस लक्षणांश पर पूर्वाचार्यों का प्रभाव अवश्य प्रतीत होता है, किंतु स्पष्ट है कि अर्थपद से सम्मत का अभिमत रस रूप मुख्यार्थ से है। काव्य के लक्षण को समझने के लिए सर्वप्रथम शब्द और उसके स्वरूप तथा लक्षण को जानना आवश्यक है। स्याद्वयको लाक्षणिका शब्दोत्र व्यंजकस्विधा। काव्य में याचक, लाक्षणिक एवं व्यंजक नाम वाले 3 प्रकार के शब्द होते हैं। अभिहितान्वयवाद एवं अन्विताभिधानवाद का स्वरूप। अभिधा, लक्षणा एवं व्यंजना ये 3 तरह की शब्द शक्तियां काव्यशास्त्र के आचार्यों ने मानी हैं। इन शक्तियों से वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। शब्द का ज्ञान भी इन तीनों से ही होता है। इसे वाक्यार्थ ज्ञान भी कहते हैं। वाक्यार्थ ज्ञान के विषय में मीमांसा की विवेचना बड़ी ही रमणीय है तथा इस विषय में मीमांसा दर्शन के आचार्यों की 2 अलग अलग विचारधाराएं हैं। 1. अभिहितान्वयवाद, 2. अन्विताभिधानवाद। इस इकाई में काव्य स्वरूप, काव्य के तत्व भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व और शैली तत्व तथा शब्द शक्तियों का विवेचन किया गया है। काव्य का स्वरूप। काव्य की भाषा सामान्य भाषा की तुलना में परिमार्जित, स्वच्छंद, जीवंत और प्रभावी होती है। उसमें रागात्मकता, प्रतीकात्मकता तथा लाक्षणिकता आदि तत्व होते हैं। काव्य के उन्नत विषय, भाव, विचार और उसमें निहित संदेश काव्य को महत्वपूर्ण और प्रभावशाली बनाने में समर्थ होते हैं। काव्य के वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इसके स्वरूप को 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, बाह्य स्वरूप और आंतरिक स्वरूप। बाह्य स्वरूप। काव्य के बाह्य स्वरूप के अंतर्गत निम्नलिखित 6 तत्वों को समाविष्ट किया गया है। 1. लय। काव्य के बाह्य स्वरूप में लय सबसे प्रमुख तत्व होता है। प्रकृति के प्रत्येक कार्य में जैसे सूर्योदय, सूर्यास्त, ऋतुओं का आना जाना आदि में भी लय के दर्शन प्राप्त होते हैं। भाषा के प्रवाह में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते रहते हैं और इन्हीं उतार चढ़ावों के परिणामस्वरूप नई लय का जन्म होता है। काव्य में नूतन प्रयोग से विशेष प्रभाव उत्पन्न होता है। यदि यह कहा जाए कि काव्य का आनंद एक सीमा तक लय पर ही निर्भर करता है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। शब्दों को एक विशेष क्रम संयोजन प्रदान करने से काव्य में स्वभावतः लय उत्पन्न होती है। उदाहरणार्थ, कत मेरो सब पुरुषार्थ थाको, विपति बटावन बंधुबाहु बिनु करौन भरोसो काको। गीतावली से। कत नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अत खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। कामायनी से। उपर्युक्त पंक्तियों में शब्दों का संयोजन बहुत ही उचित ढंग से किया गया है। किसी भी शब्द का स्थान परिवर्तन कर देने से लय भंग हो जाती है। आधुनिक काव्य रचनाओं में भी शब्द और अर्थ के आधार पर नवीन प्रयोग का ध्यान रखा जाता है। 2. तुक। प्रायः आदिकाल से ही हिंदी काव्य रचना तुकांत होती आई है। संस्कृत में काव्य रचनाएं प्रायः अतुकांत होती हैं। तुकांत होने के कारण काव्य में गेयता उत्पन्न होती है। आधुनिक हिंदी काव्य रचनाएं प्रायः अतुकांत ही हैं। अतः यह स्पष्ट हो जाता है कि काव्य रचनाओं का तुकांत होना अनिवार्य नहीं है। यह बात अवश्य है कि तुकांत रचनाएं जैसे दोहा, चौपाई, कुंडलियां, कवित, सवैया आदि को याद करना सरल होता है। 3. छंद। किसी भी काव्य रचना में लय को बताने के लिए छंदों का प्रयोग किया जाता है।
छंद को परिभाषित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि वास्तव में बंधी हुई लय के भिन्न भिन्न ढांचों का योग छंद है। यह एक निश्चित लंबाई का होता है। लय छंद स्वर के उतार चढ़ाव स्वर के छोटे छोटे क्रम ही हैं जो किसी छंद के चरण के अंदर छिपे हुए रहते हैं। किसी एक पंक्ति या चरण में दिए गए वर्णों तथा शब्दों की मात्राओं आदि के आधार पर छंदों का निर्धारण किया जाता है। मध्य युग तक की सभी हिंदी काव्य रचनाएं विभिन्न चरणों में ही लिखी गई है, जिनमें चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित, सवैया, कुंडलियां आदि प्रमुख है। प्राचीन छंदों के प्रयोग लगभग समाप्त हो चुके हैं, फिर भी आज की काव्य रचनाओं में आवश्यकतानुसार छंद बनाकर उनमें मात्राओं के संयोजन की परिपाटी आरंभ हो गई है। 4. शब्द योजना किसी भी काव्य रचना का सौंदर्य उचित शब्द चयन के द्वारा हो निखरता है। साहित्य को प्रत्येक विधा में उपयुक्त शब्द चयन का होना अत्यंत आवश्यक होता है। अतः काव्य रचना में सही शब्द संयोजन का होना बहुत अधिक अनिवार्य है। भारतीय काव्यशास्त्र में 3 प्रकार की शब्द शक्तियों का निरूपण किया गया है: अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा सामान्य अर्थ का, लक्षणा संबंधित अर्थ का तथा व्यंजना दोनों ही अर्थों में विलक्षण अर्थ का बोध कराती है। व्यंजना की अधिकता से काव्य रचना में सौंदर्य की वृद्धि होती है। काव्य में नाद सौंदर्य शब्द संयोजन पर भी निर्भर करता है। निम्नलिखित उदाहरण में शब्द संयोजन का चमत्कार दृष्टिगत होता है। पपीहों की वह पीन पुकार, निर्झरों की भारी झझर, झींगुरों की भीनी झनकार, घनों की गुरु गंभीर गहर, बिंदुओं की छंती छकार, दादुरों के वे दोहरे स्वर हृदय हरते थे विविध प्रकार। शैल प्रवास के प्रश्नोत्तर, सुमित्रानंदन पंत। 5. चित्रात्मक भाषा जनमानस में काव्य रचनाओं की लोकप्रियता के बढ़ने का एक कारण प्रयोग से कम शब्दों में ही अधिक भावों को प्रकट किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, चित्रात्मक भाषा का प्रयोग भी है। चित्रात्मक भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके कब मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। सूरदास। क कौन हो तुम बसंत के दूत विरस पतझड़ में आती सुकुमार घर तिमिर में चपल की रेख तपन में शीतल मंद बयार। जयशंकर प्रसाद। 6. अलंकार। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार से आभूषण शरीर के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार से अलंकार काव्य रचना की शोभा को बढ़ाते हैं और उनको रोचक बनाते हैं। अलंकारों के महत्व का वर्णन करते हुए आचार्यों ने कहा है कि अलंकार के बिना काव्य रचना संभव नहीं है। वैसे तो अलंकार की अनेक परिभाषाएं हो सकती हैं, लेकिन सर्वमान्य यह है कि जिस प्रयोग से अभिव्यक्ति में विशेष प्रकार का सौंदर्य और अर्थवत्ता आती है उसको अलंकार कहते हैं। कभी कभी किसी बात को प्रत्यक्ष रूप में न कहकर उसे घुमा फिराकर कहता है, कभी वह साम्य स्थापित करता है, कभी तुलना करता है, तो कभी भाव की अधिक उत्कृष्टता के लिए बात को अधिक बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है। ये सब अलंकार के ही भिन्न भिन्न प्रकार हैं। अलंकार की सामान्यतया 2 श्रेणियां होती हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन अलंकारों के अनेक भेद व उपभेद हैं जिनको इस प्रकार समझा जा सकता है: अप्रस्तुत वस्तु योजना के अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। वाक्य वक्रता के अलंकार, व्याज्य स्तुति, समासोक्ति आदि। वर्ण विन्यास के अलंकार, अनुप्रास आदि। क आंतरिक स्वरूप। काव्य के आंतरिक तत्वों के माध्यम से काव्य की आत्मा को जाना जा सकता है। वस्तुतः गद्य और पद्य में अंतर उनके बाह्य स्वरूप के कारण नहीं होता, अपितु यह भेद उनकी आत्मा में भेद होने के कारण होता है। इनमें अनुभूति और भावों की प्रमुखता का विशेष महत्व है। इनका संक्षिप्त रूप में विवरण निम्नवत है। 1. अनुभूति की तीव्रता। सामान्यतया यह उक्ति सर्वमान्य है कि काव्य का संबंध सीधे हृदय से होता है। इस प्रकार का संबंध अनुभूति में तीव्रता के कारण होता है। सामान्य जनों की अपेक्षा कवि अत्यंत संवेदनशील होता है। महर्षि वाल्मीकि ने भी जब क्रौंच पक्षी के जोड़े में से एक को मारे जाते हुए देखा था तो डहकी हृदय से उनके मुख से शिकारी के प्रति शाप के रूप में अचानक ही एक श्लोक फूट पड़ा था। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि काव्य हृदय की वस्तु है। सुमित्रानंदन पंत ने भी लिखा है, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़ आंखों से चुपचाप, वही होगी कविता अनजान। जीवन के सुख दुख के प्रति कवि की जो प्रतिक्रिया होती है वह काव्य के रूप में फूट पड़ती है। काव्य रचना करते समय जिस प्रकार की अनुभूति कवि को होती है, ठीक वैसी ही अनुभूति वह पाठकों के हृदय में भी जगाना चाहता है। इस कार्य में सफल काव्य एक अच्छी काव्य रचना मानी जाती है। 2.
अनुभूति की व्यापकता यह एक प्रसिद्ध उक्ति है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। यहां कहने का तात्पर्य यह है कि काव्य में अनुभूति की तीव्रता के साथ साथ व्यापकता भी विद्यमान होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सामान्य जन वहां तक नहीं पहुंच पाले जहां पर कवि का ध्यान पहुंच जाता है। ये दृश्य या घटनाएं कवि के हृदय में जो अनेक प्रकार के भाव जागृत करते हैं वही अनुभूति की व्यापकता कहलाते हैं। काव्य रचना का अध्ययन करते समय हमें जीवन के विविध पक्षों का ज्ञान होता है और जीवन के इन विविध पक्षों का ज्ञान ही हमारी अनुभूति को व्यापकता प्रदान करता है। 3. कल्पनाशीलता किसी भी काव्य को कहने का ढंग वास्तव में काव्य की संजीवनी शक्ति होती है जो उसमें प्राणों का संचार करती है। काव्य की रचना करते समय कुछ ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जो हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है। प्राचीन आचार्यों के अनुसार कवि की कथन शैली मन की आंतरिक शक्ति को स्वतः ही उद्बुद्ध करती है। विविध अलंकारों का सौंदर्य मुख्य रूप से कल्पना पर ही आधारित होता है, परंतु यह बात विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि कल्पनाशीलता जब हृदय की अनुभूति पर आधारित होती है तभी काव्य रचना सार्थक होती है। अतः कल्पना कोरी कलाबाजी नहीं होनी चाहिए। 4. रसात्मकता और सौंदर्यबोध। यदि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर हैं तो रस काव्य का प्राण है। रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। काव्य को पढ़ने पर जागृत होने वाली जो आनंदमय अनुभूति है वह ही रस है। रसास्वादन ही काव्य का परम ध्येय माना जाता है। काव्य के दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और विभाव पक्ष। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति विशेष अवस्थाओं में जो मानसिक स्थिति होती है वह भाव कहलाती है तथा जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति वह भाव प्रकट होता है उससे विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन भाव, और विभाव की ही तरह अनुभव की भी स्थिति होती है। भाव विभाव और अनुभाव के पारस्परिक संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। काव्य के विषय की दृष्टि से रसों के 9 भेद स्वीकार किए गए हैं जिनमें वीर, शांत, श्रृंगार, रौद्र, करुण और हास्य आदि प्रमुख रस हैं। जहां तक सौंदर्यबोध का प्रश्न है, काव्य का अनुशीलन इस विषय में पर्याप्त सहायक सिद्ध होता है। इस संदर्भ में प्रकृति सौंदर्य का उदाहरण लिया जा सकता है। प्रकृति सौंदर्य के विषय में किसी काव्य रचना को पढ़कर हमारा ध्यान प्रकृति में छिपे हुए सौंदर्य की ओर आकर्षित होने लगता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। आधुनिक युग में व्यक्तिवादी प्रवृत्तियां कुछ इस तरह से विकसित हुई हैं कि सौंदर्य अब दृष्टा की सौंदर्य बोधक चेतना शक्ति में अवस्थित माना जाता है, किसी वस्तु या दृश्य में नहीं। यही कारण है कि आज का कवि छोटी और सुंदर न दिखने वाली वस्तु में भी विराट रूप को देखता है। आज का कवि बड़ी सहजता के साथ धूल के ढेर, सूखी घास, पतझड़ आदि पर भी कविता की रचना करता है। 5. भावों का उदात्तीकरण। यद्यपि किसी भी काव्य रचना का उद्देश्य उपदेश देना नहीं होता, तथापि कवि इस प्रकार से घात प्रतिघात एवं जीवन की विभिन्न समस्याओं को अपनी काव्य रचना में उतारता है कि हमें निर्दयता, क्रूरता, धूर्तता, कुटिलता, कठोरता, अभिमान व दंभ आदि के प्रति घृणा उत्पन्न होने लगती है और हम सत्यता, सहृदयता, सहिष्णुता आदि के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। यही भावों का उदात्तीकरण कहलाता है, जिससे काव्य में गरिमा आती है। भावों की उदात्तता से प्रेरित होकर बहुत से कवि महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर काव्य की रचना करते हैं। तुलसीदास कृत रामचरितमानस इसका एक अनुपम उदाहरण है। अतः संक्षेप में कह सकते हैं कि काव्य रचना के सौंदर्य तत्वों के रूप में लय, छंद, उचित शब्द योजना तथा अलंकार आदि काव्य के बाह्य स्वरूप का निर्धारण करते हैं। अनुभूति की तीव्रता, व्यापकता, कल्पनाशीलता और रसात्मकता आदि तत्व काव्य के आंतरिक स्वरूप को प्रकट करते हैं।